तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईबी एबीएम के मॉड्यूल बी के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। और ये है चैप्टर नंबर 13। विल बी ट्राइंग कि चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अगर पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना। और सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके लिए आपको लिखना है सीआईबी ग्रुप और उसको व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू द एबीएम मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी का जो चैप्टर नंबर 13 है वो हम कवर करने वाले हैं एंड इट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय फीडबैक एंड द रिवॉर्ड सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर काम होता है कि एम्प्लॉय से उनकी प्रॉपर आउटपुट लेना और उनको उसके बदले में रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, लेकिन साथ के साथ हमें एफर्ट्स भी करने हैं कि कैसे हम अप्रेजल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का और साथ के साथ कैसे उनसे फीडबैक ले सकते हैं ताकि हम अपने वर्केबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। सो मेजर चीज़ रहती है रिलेटेड टू गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। अब जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम या तो फॉर्मल चैनल के थ्रू या फिर इनफॉर्मल चैनल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल चैनल यानी कि क्वेश्चनर के थ्रू या इंटरव्यू करते हुए, इनफॉर्मली लाइक जब आप कैफेटेरियाज में बैठे हैं तो और एम्प्लॉय से बात करते हुए, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं उनके एटीट्यूड के बारे में और इसके बारे में कि एम्प्लॉयज़ कितना सेटिस्फैक्ट्री बिहेव कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि एम्प्लॉयज़ किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस हिसाब से जो मैनेजमेंट है उसको पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए एंड किस तरह से एचआरडी से रिलेटेड इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं ताकि उनकी ग्रोथ की जा सके। फॉर्मल लेवल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इट कुड बी थ्रू द क्वेश्चनर्स, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर आप कोई सजेशन स्कीम ले सकते हैं जहां पर एम्प्लॉय से सजेशन मांगा जाएगा। और अगर इनफॉर्मल लेवल की बात करें तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि जो यूनियन के प्रधान होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, मैनेजर्स ऑब्जर्वेशंस से तो बात कर सकते हैं या सुपीरियर से पूछ सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ किस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। अभी बात करते हैं रिलेटेड टू फीडबैक थ्रू द क्लाइमेटिक सर्वे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक सर्वे से रिलेटेड केस स्टडी भी पूछ ली जाती है। तो क्लाइमेट सर्वे एक टूल होता है ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोगों के मन में क्या हाव भाव है अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेकर के या वर्क कल्चर को लेकर के। अब उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि वर्क प्लेस को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। इसीलिए ये फीडबैक थ्रू द क्लाइमेट सर्वे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मेजर जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसा फील हो रहा है रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है उसका स्ट्रक्चर, किसकी पॉलिसीज कैसी हैं, प्रोसीजर कैसे हैं, रूल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है उनके बारे में। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन इन सभी चीज़ों को एम्प्लॉयज़ के सामने कम्युनिकेट कैसे करती है। तो मेजरली सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दूसरा आता है कम्युनिकेशन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर के केस में दो चीज़ें रहेंगी, रूल्स प्रोसीजर रहेंगे और कम्युनिकेशन रहेगी। एंड फर्दर उसके साथ ही जब आप रूल्स प्रोसीजर की बात करते हैं तो उससे एक चीज़ निकल के सामने आती है दैट्स रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड द डेलीगेशन ऑफ द टास्क, कि अथॉरिटी क्या दी गई है और डेलीगेशन कैसे है। सिंप्लीफाइड अगर वर्ड्स में हम बात करें तो क्या जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सबके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, दोज ऑल आर कवर्ड अंडर स्ट्रक्चर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर स्ट्रक्चर के केस में मेजरली आप सिर्फ बात करेंगे या याद रखने वाली चीज़ है रूल्स के बारे में एंड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में, और साथ ही कम्युनिकेशन के बारे में कि ये सब चीज़ें कम्युनिकेट कैसे की जा रही हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर बात आती है रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बात करते हैं रिलेटेड टू कि हम अपना चार्ज कैसे लेते हैं, यानी कि अगर हमें कोई कामकाज करने के लिए दिया गया है तो उस चीज़ को हम किस तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं। एंड आल्सो रिलेटेड टू क्लैरिटी ऑफ द वर्क, कि क्या हमें अपने कामकाज के बारे में क्लैरिटी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें जानकारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो एक जो पॉइंट हमने कवर किया वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कवर किया, दूसरा पॉइंट कवर किया हमने रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी से कवर किया। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताती है कि हम क्या अपनी ऑब्लिगेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं कि नहीं जानते, क्या एम्प्लॉयज़ को फील हो रहा है कि बॉस उनके बीइंग बॉस होते हुए क्या चीज़ उनसे चाहते हैं, राइट। ये चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड जो पॉइंट होता है दैट्स रिलेटेड टू रिवॉर्ड। रिवॉर्ड डील करता है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के साथ, यानी कि आपको आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में
क्या चीज़ फ़ील होती है कि आप काम कर पा रहे हैं, एंड फर्दर क्या आपको प्रॉपर रिवॉर्ड या कंपनसेशन हम कह सकते हैं, प्रॉपर कंपनसेशन उन चीज़ों से रिलेटेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या आपको प्रॉपर एप्रिसिएशन मिल रही है, यानी कि रिकॉग्निशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके बारे में। क्या हमारे जो रिवॉर्ड हमारे एफर्ट्स हैं, उनको प्रॉपरली आपको रिवॉर्ड रूप में वापस किया जा रहा है या नहीं, दैट्स रिवॉर्ड, ठीक है। फिर बात आती है रिस्क के बारे में, यानी कि हम अपनी जॉब में कितने रिस्क को फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्या हमारी जॉब हमारे लिए एक्साइटिंग है और क्या हम उसमें इनोवेशन कर पा रहे हैं, दैट इज इट। तो रिस्क का मतलब है कि हमारी जॉब में कितने चैलेंज अवेलेबल हैं, एंड क्या हम फ्री आइडियाज दे पा रहे हैं, क्या हमारी जॉब चैलेंजिंग है, एक्साइटिंग है, उसके बारे में। जो फिफ्थ पॉइंट है रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक सर्वे, वो यहाँ पर है रिलेटेड टू द वार्मथ। वार्मथ का मतलब है आपको फ्रेंडलीनेस, बिलोंगिंगनेस मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या आपका जो फॉर्मल कल्चर है वो सपोर्ट है कर रहा है आपको या नहीं कर रहा है। सो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द सपोर्टिवनेस, कि क्या आपको प्रॉपर सपोर्टिवनेस मिल रही है, क्या आपको फ्रेंड्स बिलोंगिंगनेस जो है वो आपके वर्क कल्चर में, टीम में मिल रही है या नहीं। फिर बात आती है रिलेटेड टू सपोर्ट। सपोर्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू हेल्प फ्रॉम द सुपीरियर्स, ठीक है। तो क्या आपके जो सुपीरियर्स हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं, क्या वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके कलीग आपको हेल्प कर रहे हैं, दैट इज इट, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रिलेटेड टू कि आपके जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं उनसे रिलेटेड क्या कोई बेंचमार्क सेट किया गया है जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपने इतनी चीज़ अचीव कर ली है एंड दिस वन इज़ पेंडिंग, ठीक है, दैट इज़ इट। तो क्या आपके गोल्स आपको क्लियर हैं, क्या एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ मोटिवेट कर रही है कि कैसे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स। एट्थ जो पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या उसका रेजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कन्फ्लिक्ट को क्या रिजॉल्व करने की बात की जाती है या नहीं की जाती है। देन इट्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज समथिंग रिलेटेड टू ईगो। ईगो मीन्स कि हम क्या ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, डू वी बिलोंग टू द दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि मेरी क्या वैल्यू है। सो वी कैन सिंपली बी सेइंग आइडेंटिटी इज जस्ट इक्वल टू द वैल्यू दैट बेसिकली द पर्सन परसीव्स इन सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो होती है वैल्यू। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो कि क्लाइमेटिक सर्वे से रिलेटेड हैं। जो सबसे पहला पॉइंट था दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, जिसमें हम बात करते थे रूल्स, प्रोसीजर एंड कम्युनिकेशन के बारे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर हमने ये कहा कि हम अपनी ऑब्लिगेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझते हैं, हमें क्लैरिटी ऑफ रोल है या नहीं है। रिवॉर्ड कंपनसेशन के बारे में बात करी हमने, रिकॉग्निशन के बारे में बात करी। रिस्क में हमने बात करी कि क्या हमारी जॉब चैलेंजिंग है कि नहीं है, क्या हमारे पास फ्रीनेस है जॉब में काम करने के लिए, नहीं है। वार्मथ में बात करें रिलेटेड टू क्या हमारे पास बिलोंगिंगनेस है, क्या हमें सपोर्ट मिल रही है एंड क्या हमें अपने सुपीरियर से हेल्प मिलती है। स्टैंडर्ड में वी टॉक्ड अबाउट द बेंचमार्क्स, कि हमें क्या हमारे गोल्स क्लियर हैं, क्या फर्दर जो चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट पार कर पा रहे हैं। कन्फ्लिक्ट में वी टॉक्ड अबाउट द कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एंड नाइन्थ इट वाज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी वेयर वी टॉक्ड अबाउट द वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो कि क्लाइमेटिक सर्वे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इन 9 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे। तो एक बार फिर से इनको ध्यान में रखिएगा। इट्स रिलेटेड टू, फर्स्ट पॉइंट इट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिस्क, वार्मथ, सपोर्ट, स्टैंडर्ड्स एंड कन्फ्लिक्ट एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू क्लाइमेटिक सर्वे। देन इट्स रिलेटेड टू द रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मेजरली रिलेटेड कि आपको किस तरह से अप्रेजल मिल रहा है। सो ये मेन आपकी अट्रैक्शन होती है, यानी कि जब भी मैं कोई जॉब को ज्वाइन करता हूँ या मान लो मैंने अपनी जॉब चेंज भी करी है, तो उस टाइम पर मेजर चीज़ क्या है कि मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, भाई मॉनेटरी बेनिफिट क्या है, परक्विजिट्स क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में। तो जो सैलरी होनी चाहिए दैट शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल। रीजनेबल यानी कि कम से कम इतनी तो हो कि मैं अपनी नीड्स पूरी कर पा रहा हूँ, और जस्टिफाइबल यानी कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके रिलेटेड उसको जस्टिफाई करे। सो बेसिक गोल जब भी कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसका बेसिक गोल ये होता है कि उसको सेटिस्फैक्ट्री रिम्यूनरेशन मिले, प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर कंपनसेशन उसको मिले, ठीक है। तो यहीं से बात आती है रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम के बारे में। कंपनसेशन का मतलब होता है मोनेटरी पैसा या रिम्यूनरेशन जो आपको मिलती है, जो कामकाज आप
आप करते हो, या फिर प्लस काइंड ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू गेट फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ। जैसे मान लो मैं जॉब में ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, साथ के साथ मुझे और पर्क्स मिल रहे हैं, तो वो भी मेरी कंपनसेशन पैकेज का ही पार्ट बनेगा। सो कंपनसेशन जो होता है वो बेसिकली उसको एज इन टर्म्स ऑफ मनी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वेजेस ऑफ सैलरी, बोनस, कैश अलाउंस या और बेनिफिट्स लाइक मान लो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया टू द पीपीएफ और समथिंग, राइट। वो सब चीज़ें मिलके किसमें शामिल होती है, कंपनसेशन पैकेज में ही शामिल होती हैं। देखो, जब हम मैनेजरियल लेवल के ऊपर देखते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, जूनियर लेवल, वहाँ पर उसको रिम्यूनरेशन कहते हैं। हम सुपरवाइजरी लेवल पर देखते हैं तो उसको सैलरी कहते हैं, क्लरिकल लेवल पर देखते हैं उसको सैलरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड या फिर हाईली स्किल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर उसे वेजेस कहा जाता है। इसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आप मैनेजरियल लेवल पर क्या कहते हो, या सुपरवाइजरी लेवल पर क्या कहते हो, या स्किल्ड अनस्किल्ड लेवल पर क्या कहते हो, मैच करके बताओ, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। फिर बात आता है कि फैक्टर्स जिनके बेस पर कंपनसेशन डिसाइड की जाती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर डिसाइड की जाती है। फर्स्ट वन, इट्स रिलेटेड टू कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। कि आपको कई बार कंपनी को होता है कि उसको बेस्ट टैलेंट मिले, जैसे गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, वो कहती हैं हमें बेस्ट टैलेंट मिले। अब बेस्ट टैलेंट को लेने के लिए वो सबसे बेस्ट हाई सैलरी भी ऑफर करती हैं, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन उनके पास टैलेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, उनके पास प्रोफेशनल एज हो। कंपनीज जो होती हैं लोगों को प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पिक करती हैं, तो वो डिफेंड बेसिकली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैटर करता है। दूसरी जो होती है रिलेटेड टू द कंपनी सिचुएशन और प्रिवेलिंग मार्केट रेट, यानी कि कंपनी की सिचुएशन, क्या कंपनी पेइंग कैपेसिटी में है भी या नहीं है, या फिर कम से कम जो मार्केट में रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर जॉब है, एबीसी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी, एंड फर्दर उसके लिए मिनिमम सैलरी 50,000 की चल रही है, तो डेफिनेटली अगर उस मार्केट में 50,000 की मिनिमम सैलरी चल रही है, तो मुझे उतना कम से कम तो पैक देना पड़ेगा ना। दैट इज अ फंडा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स भी होते हैं आपके ऊपर। मार्केट सिचुएशन में देखो आपने किस चीज़ को शामिल किया है इन द मार्केट सिचुएशन, वी टॉक लाइक कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी कम मिलते हैं, तो उनको डेफिनेटली आपको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी। एंड बहुत से ऐसे आपके पास स्किल्स होते हैं जो मतलब मिलते ही नहीं है। जैसे मान लो अगर नॉर्मल लेबर की बात करें, लेट्स से नॉर्मल लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर ग्लास वर्क की बात करें, ग्लास वर्क करने वाली लेबर जो है मान लो स्कार्सली अवेलेबल है, तो ग्लास वर्क करने वाला पर्सन जो वो अपने जो डेली वेजेस लेगा वो ज़्यादा लेगा, ठीक है। एंड जो नॉर्मल होगा वो पर्सन पर्टिकुलरली कम लेगा। फिर बात आती है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि क्या कंपनी की खुद की इतनी दशोदशा है कि वो इतनी सैलरी पे कर सकती है, या फिर कंपनी की बार्गेन नेगोशिएशन की पावर कितनी थी, या एम्प्लॉय की नेगोशिएशन पावर कितनी थी, या फिर अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनल हो सकता है कि आप अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए उस वो प्रेशर हो सकता है, या मोटिवेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्टिकुलरली आपको एम्प्लॉय को कम या ज़्यादा पे करना पड़े। एक्सटर्नल फैक्टर में होता है कई बार कानून आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, वेज वेज लॉज होते हैं ना जो, वो गवर्न होते हैं कि आपको मिनिमम इतना पैसा तो पे करना पड़ेगा। जैसे बैंक्स की बाइपार्टाइट सेटलमेंट होती है, ठीक है। तो उसके केस में जब बैंक्स ने बोल दिया कि इतना मिनिमम वेजेस रहेगा, तो बैंक्स को डेफिनेटली उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। फिर बात आती है रिलेटेड टू द कंपनसेशन थ्योरीज। कंपनसेशन थ्योरीज एंड ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन थ्योरीज है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है रिलेटेड टू द एडिक्वेसी ऑफ वेजेस। अब एडिक्वेसी ऑफ वेजेस बेसिकली क्या है कि जो एक कमेटी थी ना रिलेटेड टू फेयर वेजेस, प्रोनाउंस्ड सर्टेन वेज कंसेप्ट, उन्होंने कंसेप्ट दिया। क्या क्या कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट जो यहाँ पर था डेट वाज रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस यानी कि एक वर्कर को बनाए रखने के लिए जो कम से कम पैसा देना पड़ेगा, उसको मिनिमम वेज कहते हैं। लिविंग वेजेस क्या होता है, यानी कि सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक पैसा कम से कम दिया जाएगा, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए दिया जाएगा, वो आपका लिविंग वेजेस होता है। फिर एक फेयर वेजेस होता है। फेयर वेजेस इज समथिंग रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस एंड कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बीच में, यानी कि मिनिमम वेजेस के बीच में और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के बीच में कंपनी जो भी पे करेगी। लेट से मिनिमम वेजेस है 12,000 की और कंपनी की कैपेसिटी है 15,000 की, तो इन बिटवीन ये पे कर देंगे। लेट से 13,500 की इन्होंने वैल्यू पे कर दी, तो 13,500 क्या बनेगी, फेयर वेजेस बनेगी। और मिनिमम वेजेस कितनी बन गई, 12,000 की बन गई, और कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 15,000 की है। लिविंग वेजेस होता है जो आपके सोशल नीड्स को बस पूरा कर दे। लेट से 7,000 में आप जी सकते हो, तो आपने वो वेजेस पे कर दी, वो 7,000 आप दे सकते हो, डेट्स अ लिविंग वेजेस। फिर होता है नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, यानी कि आप ह्यूमन बीइंग की कम से कम जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो पैसा दे रहे हो, वो पर्टिकुलर क्या बनेगी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इसके रिलेटेड है।
अभी बात आती है रिलेटेड टू सोसाइटल कंसिडरेशंस क्या हो सकते हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। देखो, जो लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है वो सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन से भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको चीज़ें इफेक्ट करती हैं कि आप कितना पैसा पे करोगे। यानी कि अगर हम फ्री इकोनॉमी की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती कि कितना पैसा दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। एंड मार्केट फोर्सेस डिफाइन करते हैं कि कितना पैसा दिया जाएगा, क्या पैकेज दिया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अब एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि उसने एक्सप्लॉइटेशन से भी बचाना है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा कम वेजेस आप दे दो। लेट्स से कोई पर्सन कहे कि मैं तो 3000 पे दूँगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सप्लॉइटेशन कर दो लोगों की, ठीक है? तो इसके रिलेटेड कुछ एक कानून बनाए गए। जैसे अब इस इतना इन डिटेल आपको इसमें यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट एन आइडिया। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, जहाँ पर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट था रिलेटेड टू कि जेंट्स को एंड लेडीज़ को एक ही जैसा पे किया जाए, ठीक है? अगर सेम ओहदे पर हैं वो। फर्दर इट्स रिलेटेड टू जॉब इवैल्यूएशन। अब डेफिनेटली व्हेन यू आर गोइंग टू पे फॉर अ जॉब तो उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आप कंपनसेशन पैकेज दे रहे हो, उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, ठीक है? सो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेजर है। सो एज़ टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेज। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, जॉब एनालिसिस के केस में हमने पढ़ा था, जहाँ पर वी टॉक्ड अबाउट द जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है? तो साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है कि आप हर एक छोटी-छोटी इकाई को देखते हो, क्या-क्या कामकाज इसमें अवेलेबल है एंड उसके साथ रिलेटेड जॉब प्रोफाइल देखते हो कि और सिमिलर जॉब प्रोफाइल क्या-क्या हैं, सिमिलर जॉब्स क्या हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी दे सकते हो या फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकते हो ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि क्या पर्टिकुलर सैलरी पैक देना चाहिए। अब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं जो अलग करेंगे जॉब को, कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब कितनी है, क्या-क्या स्किल्स चाहिए, वो क्या-क्या हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं एंड फर्दर कंपनसेशंस को उसके बेस पर हम लिंक कर सकते हैं, राइट? सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। इफ वी टॉक अबाउट द जॉब इवैल्यूएशन, तो सबसे मेजर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हम कंपनसेशन पैकेज को निकाल लें कि कंपनसेशन कितना पे करना है हमने पर्सन को एंड एक स्पेसिफिक जॉब के साथ आप अगर लिंक करना चाहते हो वो भी देख सकते हो। अगर डिफरेंशियल पे करना चाहते हो, डिफरेंशियल का मतलब होता है अपने फिक्स पे नहीं करना, आप अमाउंट ऑफ स्किल्स के ऊपर एंड फॉर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी के ऊपर देखोगे। ये खास करके ना फैक्ट्रीज के केस में होता है जहाँ पर आप पे पर पर्टिकुलर लेट से पेपर बैग करते हो। पेपर बैग का मतलब होता है कि जितने पैकेज आपने रेडी कर दिए उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। लेट्स से एक लेडी है वो बटन लगाती है तो हर एक बटन का आप उसको 10 पैसे देते हो, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर वो दिन में 1000 बटन लगाती है तो आप उसके हिसाब से उसको पेमेंट करोगे, राइट? दैट्स द केस, उससे दैट्स द थिंग। तो डिफरेंशियल पे होती है उसको देखने के लिए या फिर कंपनसेशन पैकेज को इस्टेब्लिश करने के लिए आप जॉब इवेल्युएशन करते हो। अच्छा, रिवॉर्ड्स लिंक्ड टू परफॉर्मेंस। रिवॉर्ड्स लिंक्ड टू परफॉर्मेंस क्या होता है? जैसे एक तो होती है फिक्स्ड लेवल कंपनसेशन, जैसे बैंक्स के केस में फिक्स्ड लेवल कंपनसेशन ज़्यादा दी जाती है, गवर्नमेंट बैंक्स के केस में वी कैन टॉक अबाउट। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स फिक्स्ड कंपनसेशन दी जाती है। यानी कि अगर कोई ऑफिसर स्केल वन है एंड मान लो अभी इकट्ठे ज्वाइन किया तो उनकी सैलरी सेम होगी, ठीक है? मान लो दोनों ने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया हुआ है, सब कुछ चीज़ें सेम है, तो उनकी सैलरी सेम होगी। वो डिपेंड नहीं करता कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फिक्स्ड सैलरी कंपनसेशन होगी एंड यूनियंस जो होती हैं वो एक बार बार्गेन कर ली तो उसकी वजह से सेम पैसा मिलता है। तो पेमेंट जो होती है अग्रीड रेट के हिसाब से सभी इंप्लॉयज़ को सेम मिलती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस नहीं मैटर करती फिर वहाँ पे। जो भी काम कर रहे हो वो सबको सेम मिलता है, सैलरी सभी को सेम मिलेगी उनके सीनियरिटी के हिसाब से, बस ये फैक्टर होता है, ठीक है? अब जब आपको पैसा मिलना ही मिलना है तो डेफिनेटली लोग अपने पोटेंशियल से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं क्योंकि उनको पता है फिक्स्ड तो उनको पैसा मिल नहीं जाना है, ठीक है? तो उनमें लेवल ऑफ मोटिवेशन कम रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ रहता है वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन। अब वेरिएबल लेवल ऑफ कंपनसेशन में क्या होता है कि आपका जो ड्रॉबैक था फिक्स्ड पे वाला वो तो रिमूव हो गया, लेकिन सारा का सारा कंपोनेंट क्या होगा, पेड आपको मिलेगा वेरिएबल के हिसाब से। लेट्स से अगर आपने दिन में इतना काम किया तो आपको उतने पैसे मिलेंगे, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेंगे, दैट्स इट, ठीक है? और इसमें क्या होता है, प्रॉपरली आप मोटिवेटेड रहते हो क्योंकि आपको होता है ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है? अब लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं कि आपने टास्क ऐसे दे दी जहां पर आप तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली वहां पर एम्प्लॉय का जब कंट्रोल ही नहीं है तो वहां पर मोटिवेशन कम भी हो सकती है। तो मोटिवेशन तो मिलती है इससे, लेकिन जहां पर आप बिलीवेबल टारगेट्स देते हो, जहां पर अनबिलीवेबल टारगेट्स मिल जाते हैं वहां पर दिक्कत होती है। दूसरी चीज, ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा है दैट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन करना परफॉर्मेंस की, वो बहुत जरूरी है। अब जिस केस में आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे परफॉर्मेंस को, वहां पर कैसे आप दोगे वेरिएबल पे, डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो सर्विस सेक्टर में खासकर ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। फिर होता है मिक्स्ड कंपनसेशन लेवल, जहां पर एक फिक्स्ड लेवल कर दोगे कि इतना तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा और बाकी वेरिएबल
आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा होता है, राइट। सो दैट वाज एक्चुअली द थिंग। एंड अब बात आती है रिलेटेड टू केस स्टडी बेस्ड ऑन द क्लाइमेट सर्वे इन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो उसको समझते हैं। सो एबीसी बैंक है, अ लीडिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूट कंडक्टेड अ क्लाइमेट सर्वे, तो उन्होंने एक क्लाइमेट सर्वे कंडक्ट करवाया ताकि जो एम्प्लॉयज के परसेप्शन है वर्क प्लेस के ऊपर उसको समझ पाए, ठीक है। तो सर्वे रिवील्ड इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, कुछ एक इंटरेस्टिंग इनसाइट मिल गई होंगी इनको। तो एम्प्लॉयज फेल्ट दैट इंटरनल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्रोसीजरल अपडेट्स एंड डिसीजन मेकिंग नीडेड इम्प्रूवमेंट। ये पहले चीज उन्होंने बोल दी कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, एक चीज इनको ये लगी। एंड मैनी एम्प्लॉयज वॉइस द कंसर्न्स अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, यानी कि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज है वर्क प्लेस के ऊपर, ये भी चीज़ इन्होंने बता दी। ये इन्होंने सेकंड फैक्टर बता दिया। फर्दर मोर द सर्वे शोड हेजिटेशन अमंग द स्टाफ, कि स्टाफ में हेजिटेशन है रिलेटेड टू प्रपोज द इनोवेशन आइडियाज ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर। उनको डर है कि वो फेल हो जाए, इसलिए वो नए आइडियाज देते ही नहीं है, ठीक है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, द एम्प्लॉयज रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि उनको बिलोंगिंगनेस तो फील होती है, ये फोर्थ फैक्टर है, ये पॉजिटिव नोट के ऊपर है। एंड प्राइड इन बीइंग पार्ट ऑफ द एबीसी बैंक ओवर देयर, ठीक है। बैंक द बैंक्स लीडरशिप एम्स टू एड्रेस दीज इश्यूज टू क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड मोटिवेटिंग वर्कप्लेस। तो ये चीज़ सब यहाँ पर बोली गई है, एंड इसके बेस पर अब क्या करना है, आंसर पोस्ट करने हैं टू रिलेटेड टू द क्वेश्चंस बिलो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कहा गया है कि in the context of the survey results, which particular survey area, climate survey area, is the most closely associated with the need of improved communication। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं, रिस्क एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड स्टैंडर्ड्स। तो कौन सा सर्वे एरिया है, क्लाइमेट सर्वे एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो आई टोल्ड यू स्ट्रक्चर के केस में दो चीज़ों की तो मेन बात की गई थी, वन इट वॉज रिलेटेड टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एंड द सेकेंड वन इट वॉज रिलेटेड टू आपके पास जो पर्टिकुलर सपोर्ट था, क्या था, सपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, ये दो चीज़ों की बात की गई थी। तो कम्युनिकेशन ने किसके बारे में बात की थी, स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑप्शन बी जो है डैट विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखो तो ये आंसर जो है दैट्स बी, दैट इज स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर डील करता है एम्प्लॉयज की परसेप्शंस के बारे में रिलेटेड टू रूल्स प्रोसीजर्स एंड द कम्युनिकेशन, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज a significant number of employees of ABC Bank, तो ABC Bank के significant number of employees जो expressed dissatisfaction with the performance evaluation transparency and recognition system, which climate survey area should the management prioritize to address this concern। तो किस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, वार्मथ या स्टैंडर्ड, कौन सा क्लाइमेट सर्वे एरिया का पार्ट होगा। 9 हमने पॉइंट्स कवर किए थे, 9 में से जो पार्ट डील करता है उसको फटाफट से टिक मार्क कर दो। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिकॉग्निशन किससे लीड करता है, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड से लीड करता है, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि रिवॉर्ड जो है वो फोकस करता है कि एम्प्लॉयज को कैसे फेयरली डील किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, एंड फर्दर रिवॉर्ड जो है परफॉर्मेंस के साथ अलाइन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। फिर बात आती है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। इट सेज if employees hesitate to propose innovative ideas due to fear of failure, which climate survey area is most likely is a risk in this scenario? Identity, conflict, risk या standards? तो कौन सा यहाँ पर आंसर रहने वाला है? विच वन वुड बी द आंसर हियर। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहां पर आप फियर में हो कि आप नहीं बता रहे, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू रिस्क। तो वो रिस्क से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि विलिंगनेस किससे रिलेटेड चाहिए कि वो चैलेंजिंग मान रहे हैं कि नहीं है। तो जॉब को चैलेंजिंग अगर वो मानेंगे नहीं, तो वो डरेंगे अगर, तो डेफिनेटली वी शुड बी लुकिंग आफ्टर इट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इट सेज despite the challenges, most employees report a sense of belongingness and pride in being part of ABC Bank. Which climate survey area reflects this sentiment? तो कौन से क्लाइमेट एरिया से सेंटिमेंट आता है, स्ट्रक्चर से आता है, वार्मथ से आता है, सपोर्ट से आता है या आइडेंटिटी आता है। दिस इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी, जहां पर हम बिलोंगिंगनेस फील करते हैं कि हम भाई इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स आइडेंटिटी। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है जी।
सो दैट वुड बी रिलेटेड टू इट एंड आई होप कि सभी पार्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी पूरा का पूरा जो पीडीएफ फाइल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इफ़ यू वांट द पीडीएफ फाइल, ये सारे के सारे वन लाइनर्स क्वेश्चंस एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। तो ये वन लाइनर्स सारे के सारे अवेलेबल हैं एंड यू कैन ईजिली बी आंसरिंग एंड फर्दर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे, राइट। सो जल्दी से जल्दी आपको व्हाट्सएप कर देना है, सीआईबी ग्रुप लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।